बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, किसी भी हुकूमत से आवाम की तवक्कुआत क्या होती हैं या आवाम क्या चाहती हैं, इसका एक बुनियादी और आसान हल ये है कि आप देख लें कि इलेक्शन में जो वादे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से किए जाते हैं वो तमाम तर अवामी सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर होते हैं और वही वादे किए जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है, अपनी इंतखाबी तकारीर का हिस्सा बनाया जाता है जो अवाम चाहते हैं, जिसकी बेहतरी के लिए वो वोट देना चाहते हैं या जो उनके लिए बुनियादी मसाइल हैं जिस पर वो किसी भी हुकूमत को मुंतखब करेंगे। लेकिन हमने तकरीबन हमारे मुल्क में ये देखा कि जब कोई भी हुकूमत आ जाती है उसके बाद वो मैनिफेस्टो बिल्कुल एक अलहदा चला जाता है और हुकूमत किसी और सिमत में नज़र आती है। डेमोक्रेसी जिसके अंदर हम मौजूद हैं, जिस निज़ाम से पाकिस्तान चल रहा है, जमहूरियत, इसके जो बुनियादी पिलर हैं उसमें सबसे पहला पिलर आवाम है, फिर हुकूमत है और फिर इसका एक अहम पिलर ऑपोजिशन भी है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको कहा जाता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, इसके अंदर अवाम की जो नुमाइंदगी होती है वो किसी भी हुकूमत का इंतखाब होती है। और लेकिन हमारे यहाँ जब भी कोई हुकूमत इलेक्शन जीतती है, एक बुनियादी मसला जो सबसे पहले दरपेश आता है वो शफाफियत का है। तो हम एक ऐसा निज़ाम आज तक नहीं बना पाए कि वो शफाफ तरीके से इलेक्शन करा सके। और फिर वेट एंड सी की जो एक पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क के अंदर ऑपोजिशन के हवाले से कि वो अगर इलेक्शन नहीं जीती और उनको कोई एतराज़ात हैं तो वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा हों और जब अगले इंतखाबात अपनी आइनी मुद्दत पर हों तो उसमें वो अवामी वोट हासिल करने में कामयाब हों अगर आवाम को लगता है जो हुकूमत गुजर कर जा रही है उसने गलत किया है। हमारे यहाँ इसमें भी फुकदान नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि इसी वजह से कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना टेन्योर 5 साल का पूरा नहीं कर पाया और उसके फ़ायदे क्या होते हैं ये तो प्रोग्राम में हम जानेंगे। लेकिन नुकसान मुझे जो लगता है वो यही होता है कि एक डेमोक्रेटिक किस्म का अनरेस्ट रहता है मुल्क के अंदर जिसको हम फेस कर रहे हैं और जो बहुत सी दफ़ा बताया गया कि पाकिस्तान के जो तमाम मसाइल हैं उसमें बुनियादी जड़ यही एक चीज़ है। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं नजमुल साकिब साहब सबसे पहले अगर बुनियादी तौर पर आपसे जानना चाहूँ, ये बहुत दफ़ा बात हो गई है लेकिन अगर हम अपने इस मौजूदा निज़ाम को देखते हुए इस जमहूरियत की तारीफ़ करना चाहें तो किन अल्फाज में होगी ये तारीफ़? देखिए, जमहूरियत की तारीफ़ तो ज़ौक़ आपने कर दी। इस पे जो फॉर द पीपल है ना कि ये जमहूरियत लोगों के लिए होती है, इस पे सबसे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। और लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या तवक्कुआत हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब वो वोट देते हैं तो उनके वोट गिने जाए। वो जिसको चाहते हैं कि वो इलेक्ट होके आए, पार्लियामेंट में जाए, हमारे मसले मसाइल को देखे, पाकिस्तान को देखे, हुकूमत चलाए इस तरीके से कि उसमें हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम हों, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वोट हमने डाला है वो ना सिर्फ गिना भी जाए बल्कि उसकी बेस पे रिजल्ट भी आए। सबसे पहली तवक्को तो ये है। दूसरा ये है कि दुनिया भर की आवाम जो है वो ये चाहती है कि उसको एक ऐसा निज़ाम मिले जो इंसाफ का हो और वो इंसाफ सिर्फ अदालत में ही ना हो, वो मुलाजमत के सिलसिले में भी इंसाफ हो, यानी मेरिटोक्रेसी हो, उसमें सिफारिशें ना चलें। तो इंसाफ का जो है वो पहलू सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए उसमें फिर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बात ही उधर से शुरू होती है कि बुनियादी हुकूक जो हैं वो। तीसरी बात आती है कि कोई भी यानी मुल्क है, पाकिस्तान उसमें शामिल है, कि इतनी आमदन हो कि आराम से गुजारा हो जाए और 25 तारीख को ये ना हो कि यार राव साहब से थोड़े पैसे लेके तो ग्रोसरी कर लेते हैं, खाने पीने के मसले आ गए हैं, या फिर बिजली का बिल इस दफ़ा दें कि ना दें। तो आमदन इतनी हो कि महीने में आराम से गुजारा हो सके। फिर ये है कि जो सेहत और तालीम के दो इम्पॉर्टेंट शोबे हैं उसमें सहूलतें मिलें। ये नहीं है कि उसमें मुश्किलात हों, वो तवक्को आवाम की होती है, उसमें सहूलत मिले। फिर यह कि एक सेहतमंद माहौल हो और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो यानी इस तरह की ना हो कि उसमें आप बच्चा भेजें, स्कूल में भेजें कि गया है तो आपको पता नहीं हो कि वो वापस सही तरह से आएगा कि नहीं, रास्ते में अगवा तो नहीं हो जाएगा, कोई मसला मसाइल तो नहीं हो जाएंगे। और फिर वो जो एक आम एक कैफियत होती है ना, जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जिनमें मैं गया हूँ, वहाँ पे ये होता है कि आप रात को भी देखते हैं। ये मसलन बार्सिलोना में आप हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गोल चक्कर है, चौक है और उसमें 2:30 बजे हुए हैं, एक तो दुकानें थोड़ी यानी खुली हुई हैं, कैफ़े वगैरह खुले हुए हैं
और 2 बच्चे मैं देखता हूं कि वो दौड़े लगा रहे हैं उस यानी गोल चक्कर में, और उनके आसपास उनके माँ बाप नजर नहीं आ रहे। तो वो एक सिक्योरिटी जो होती है जिसमें आपको होता है कि हमारे बच्चे खैर से हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको ये ना हो कि ताला लगाना है, फिर उसके बाद जंजीरों में बांधना है, और फिर उसके बाद एक चौकीदार बाहर बिठाना है, तो कुछ इस किस्म की। अच्छा, अब ये कि अपोजिशन की आपने बात की है, अपोजिशन से ये तवक्को होती है कि वो सिर्फ हुकूमत गिराने के चक्कर में ना हो। दुनिया भर की अपोजिशन देखें, वो शाना बशाना हुकूमत के साथ मिलकर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। अपोजिशन का काम होता है कि जो आपने पॉलिसी बनाई है, जो आपका आइडिया है, जो आप चाहते हैं कि मुल्क के फलाना मसलन तालीम में ये हो, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी इस तरह की हो, गन पॉलिसी आपने बनानी है कि नहीं, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनानी है कि नहीं, तो आपकी अपोजिशन उसमें कंस्ट्रक्टिवली एंड पॉजिटिवली आपका उसका किरदार होता है, और वो निशानदही कराती है कि अगर यानी हुकूमत को अपोजिशन निशानदही करवाती है कि देखिए इन एरियाज को आपने छोड़ दिया है, ये एरियाज की आपने प्रायोरिटाइजेशन ठीक नहीं की, और इसमें ये 2-3 एरियाज हैं जो कि हमारी तरफ से इसमें डाले, तब जाके वो बिल टेबल होता है। यहां पे क्या है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में ये होता है, बिल पहले से मंजूर होते हैं, बस वोटिंग के लिए लोग आ जाते हैं, बहस ही नहीं होती। अब ये 26वीं तरमीम देख लीजिए, इसमें कितनी बहस हुई। ऑपोजिशन का किरदार तो दूर, जो आपके अपने लोग हैं, कैबिनेट वालों को नहीं पता भी कौन सी तरमीम है, इसकी जुजियात क्या हैं। तो ऑपोजिशन का एक बड़ा किरदार होता है, और कई मुल्कों में तो ऐसा है कि शैडो कैबिनेट बनी होती है कि खुदा ना खास्ता हुकूमत की कैबिनेट को कुछ होता है, हुकूमत इधर उधर दाएं बाएं होती है, तो फौरी तौर पे यानी हुकूमत का सिलसिला चूंकि एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकता, तो उसको आपने चलाना है। अब यह कि अवाम के लिए बेसिक, मैं फिर वापस आता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। आप अवाम की तवक्को देखते हैं, उसको पूरा करना है आपने, और वो फॉर द पीपल है। और उसमें अगर आप कहते हैं जी रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, तो फिर देना रोटी कपड़ा और मकान। और अगर आप ये कहते हैं जी वोट को इज्जत देनी है, यानी आवाम का ख्याल करना है, तो फिर वोट को इज्जत दे के दिखाएं ना। और अगर आप ये कहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली लानी है और आवाम को इज्जत देनी है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो एक बाइज्जत कौम के तौर पे कमिटी ऑफ नेशंस में पेश करना है, तो करके दिखाएं ना। अब होता क्या है, आप वादे कर लेते हैं, मोटो बन जाते हैं, स्लोगन बन जाते हैं, इलेक्शन जीत लिए जाते हैं, और उसके बाद ये होता है कि वो किस्सा पारीना हो जाता है। ये फिर जो बातें एक दोबारा जो आप बात करें, इसमें मुझे आइडियलिस्टिक अप्रोच लगती है, अपने माशरे में रहते हुए या अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए। इसको रियलिस्टिक नहीं अगर हमें लगता, तो इसकी कसूरवार कौन है? और आपको क्या लगता है कि आवाम गलत बंदे को चुन के सामने ले आए, या सिस्टम ऐसा था जिसने उसको नहीं होने दिया? देखिए, काजान जैकस ने एक जगह कहा था, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू रिजेंबल इट। कि अपना एक आइडियलिज्म बनाएं तो सही, और उसके बाद उसको रिजेंबल करें, उसकी तरफ जाने की कोशिश करें। अब हमारे यहां क्या होता है, देखें जी असल में तो ये है ना जी, हकीकत ये है कि ये तो नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो बातें क्यों करते हैं? अगर नहीं हो सकता तो वादा क्यों करते हैं? तो उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक पैराडॉक्स है, और इसीलिए तजाद है। इसीलिए यह कहा जाता है कि आप सिर्फ ये कह के कि जी हकीकत में तो ऐसा नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता? अवाम का ये हक है वो ये पूछे, हमने वोट डाला था, क्यों नहीं गिना गया? हमने आपको चुना, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या सिर्फ अपने बच्चों की आपने बेहतरी देखी कि हमारे बच्चे भी आपके सामने हैं? तो अब उसमें कहा जाए जी हकीकत में ऐसा नहीं होता। यह एक शिकस्त खुर्दा किस्म की अप्रोच है। ये अप्रोच ठीक नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है। हमें ये चाहिए, और इसका यानी मतलब ये नहीं है कि डंडे सोटे लेके, गन्स बंदूकें लेके आप सड़कों पे आ जाएं कि जी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जमहूरियत अगर है तो जमहूरियत के उसूलों पे चलें, और उसमें जरूरी नहीं है, दुनिया में कोई एक मुल्क ज़ौक ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि जमहूरियत मुकम्मल तौर पे इस मुल्क में लागू है। मुझे एक बता दीजिए आप। लेकिन क्या है, कहीं पे 90% है, कहीं पे 95% है, कहीं पे 80% है। हमारे यहां जो है जमहूरियत अभी तक ठीक तरह से समझ ही नहीं आई, उस पे अमल दरामद जो है वो तो थोड़ी देर बाद में होगा। राव साहब, आपकी
एक बड़ी ऑब्जर्वेशन है, बहुत सी हुकूमतों को आपने आते हुए देखा, जाते हुए देखा, ऑपोजिशन के किरदार देखे। आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें, कोई भी गवर्नमेंट आई, ये उसके मैनिफेस्टो के हिस्सा रही हैं? ये तमाम चीज़ें जो हमारे अवामी मसाइल हैं, जिनसे आज भी हम गुजर रहे हैं। मुझे याद है कि 90s में भी यही बात होती होगी कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, आज भी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और तो अब तो हमारा ये एक बन गया है कि हम आने वाले दिनों में भी यही सुनते रहेंगे कि हम नाजुक दौर से ही गुजर रहे हैं। तो क्यों नहीं सिस्टम को ही ठीक नहीं कर पाए जो चीज़ों को ठीक करता? जी बिल्कुल, नाजुक दौर से अब गुजर नहीं रहे, अब नाजुक दौर को ख़त्म होने नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की भलाई है कि वो नाजुक दौर चलता रहे और उसकी आड़ में जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लें। मसला ये है कि मैनिफेस्टो को तो छोड़ें आप, मैनिफेस्टो तो हर पार्टी का अपना होता है, उसमें अपने उसके होते हैं। एक हमने 1973 का आइन बनाया है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अवाम और हुकूमत के दरमियान, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके आर्टिकल 9 से लेके 28 तक नजम साहब ने जिक्र किया बुनियादी हकूक़ का। वो हकूक़ मौजूद हैं, उसको मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। बात तो की नजम साहब ने, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा एक एक वर्ड में बता देता हूँ। उसमें शख्सी आज़ादियों के हवाले से है जी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्राइवेसी ऑफ होम और जो उनकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। फिर है जी घूमने फिरने की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी, मुआशी इंसाफ, तहरीर व तकरीर की आज़ादी, सेहत वगैरह की सहूलियात, इंसानों में बराबरी, मजहबी आज़ादी। 5 से 16 साल तक तालीम जो है उसका ज़रूरी, यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उसको दिया जाए। और सियासी जमात बनाने की आज़ादी, तजारत, कारोबार, कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी। ये सारी चीज़ें हैं। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है। फिर ट्रायल हो गया। अब ये वो मयार है जो हुकूमत के कारकर्दगी परखने के लिए हमने खुद बनाया है, हमारे पॉलिटिशियंस ने बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया है, और सब उसको मानते भी हैं कि हाँ ये है। तो उसको हुकूमत की कारकर्दगी परखने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर इन सारे हकूक़ के हवाले से हुकूमत काम कर रही है, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, कहीं पे मुश्किल है तो कोशिश एटलीस्ट कर रही है उसको करने की, तो वो हुकूमत हम कह सकते हैं कि वो अवामी हुकूमत है या अवाम के लिए काम कर रही है, और एक बेहतरीन या कामयाब हुकूमत उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, उसमें जमहूरियत या गैर जमहूरियत से कता नज़र ये एक बुनियादी क्योंकि इंसानों पे आपने हुकूमत करनी है तो इंसानों के हवाले से ही बात होनी चाहिए। ज़ाहिर है बिल्डिंगों की और फैक्ट्रियों की बात तो हम नहीं करेंगे। तो वो इंसानों को जब आप कंसीडर करेंगे इस तरह से, तो वो यकीनन फिर आप समझ रहे हैं कि वो बेहतरीन काम कर रही है। अच्छा, इसी तरह अपोजिशन जो है उसको गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, ठीक है। उसकी भी यही जिम्मेदारी है कि वो अवामी हकूक़ के लिए, अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो हुकूमत को राह रास्त पे रखने की कोशिश करे, उसके लिए वो पूरी एफर्ट करे। पार्लियामेंट अगर है, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। प्रिविलेज कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी के इख्तियारात तकरीबन अदालत जितने हैं। अगर कोई सरकारी अफसर या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का बंदा है या कोई और अवामी हकूक़ के हवाले से कुछ कर रहा है, तो वो प्रिविलेज कमेटी उसका पूरा नोटिस ले सकती है, अदालत की तरह ट्रायल कर सकती है। तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, और अपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती है पार्लियामेंट के अंदर। फिर पार्लियामेंट के बाहर भी जितने फोरम्स हैं, अदालती फोरम्स हैं, दूसरे फोरम हैं जिसमें आपका जलसे जुलूस करने का आपका हक है आइन के तहत बुनियादी हकूक़ में, वो करके वो एक गवर्नमेंट को प्रेशर में उसने रखना होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, जमहूरियत का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ पे ना नुमाइंदा हुकूमतें बनती हैं, ना बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमतों को इदराक होता है, ना वो कोशिश करना चाहती हैं। वो अपने हक़ के हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारी कोशिश कर रही होती है। तो ये वो मामला है जहाँ पे आके फिर गड़बड़ शुरू होती है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव, तो राव साहब, आपको क्या लगता है कोई करना नहीं चाहता? वैसे मैं डाउट नहीं करूंगा किसी चीज पर, लेकिन कोई करना नहीं चाहता या माहौल नहीं होता? देखिए, हमारे यहाँ अभी टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं मुख्तलिफ किस्म की। अभी इमरान खान के दौरे हुकूमत में हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता था, अब हाइब्रिड 2+O कहा जाता है। बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत एक मजबूत कुव्वत होती हैं इस जमहूरी निज़ाम के अंदर, और बहुत तगड़ी कुव्वत होना भी चाहिए। ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़
इंश्योर करती हैं कि पाकिस्तान में अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो और अवाम की आवाज़ को वो उठाने की ज़िम्मेदार होती हैं और अवाम को मुनज़्ज़म भी करती हैं सियासी जमात के तौर पे मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, जमहूरी असूलों के हवाले से। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पीछे हट के कुर्सी पे टांग रख के बैठ जाएंगी कि हमें तो हुकूमत करनी है जैसे भी है, तो सो व्हाट, तो फिर ये होता है कि आप अपनी स्पेस लूज कर जाते हैं। Right. तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे हुकूमत में है चाहे हुकूमत से बाहर है, वो अपनी स्पेस डेलिबरेटली या किसी मजबूरी है उनकी, आई डोंट नो, क्योंकि पॉलिटिकल लोग बड़े तगड़े लोग होते हैं, अपनी जब जान पे बनती है तो वो सब कुछ कर लेते हैं, जब अवाम पे बनती है तो वो फिर पीछे हट के बैठ जाते हैं। तो वो क्यों ये कर रहे हैं, उसका नुकसान अल्टीमेटली किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम को उठाना पड़ता है, अवाम पे प्रेशर सर आता है। अशराफिया तो उनके तो दुनिया भर में ठिकाने हैं, वो कहीं भी जाके बैठ जाएंगे, लेकिन जो अवाम यहाँ से गांव से शहर में आने का किराया नहीं है वो क्या करेगा, या उसको रोज़गार के वसाइल उसके नहीं है तो वो क्या करेगा। तो इसलिए हुकूमतों की जिम्मेदारी आइन के अंदर डिफाइंड है, उसके मुताबिक अगर वो काम कर रही हैं तो वो अवाम की फलाह के लिए कर रही है और अच्छी हुकूमतें हैं, अगर नहीं कर रही तो इंतहाई निकम्मी और नालायक हुकूमत है और अवाम का इंटरेस्ट उनके दिल में नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा साकिब बशीर साहब, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स हम पिछले 2 अदवार की ले लेते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं और उससे जान लेते हैं ऑपोजिशन के किरदार के हवाले से। कौन गलत था कौन सही था इसका तो हम यहाँ पर फैसला नहीं करेंगे कि 2013 से 2018 में हमने देखा जलसे थे, धरने थे, सब कुछ था, हुकूमत पर ऑपोजिशन प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी। फिर 2018 से 2023 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक मुंतखब हुकूमत फिर से अपना टाइम पूरा नहीं कर पाई और हमने देखा कि पार्लियामान के अंदर तब्दीली हुई, वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, काबीना तब्दील हो गई, एक पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। ऑपोजिशन का किरदार कितना अहम होता है और हमारे यहाँ ऑपोजिशन का किरदार कैसा रहा है? मेरा ख्याल है हमें जो है 2 की बजाय पिछले 4 अदवार जो है उसका जायजा अगर लें तो ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में हम बात कर सकते हैं। जब जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत को घर भेजा गया और जो उसके बाद हमने देखा कि काफ लीग बनी 2002 में, फिर काफ लीग जो है वो हुकूमत में। अब काफ लीग क्या थी, मतलब नून लीग से तोड़ के इधर उधर से लोग जो है तोड़ के काफ लीग बन गई, तो वो काफ लीग चलाती रही, मतलब 5 साल जो है वो हुकूमत करते रहे और वज़ीर आज़म एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। इसी तरह फिर उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो वहां पे अच्छा जब काफ लीग की गवर्नमेंट थी तो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के 2 बबड़े लीडर बैरून मुल्क थे, तो वो एक अलग से एक अजीब सा सीन था कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल साइडलाइन कर दी, कमजोर तरीन जो है वो आप ये कह सकते हैं वो हुकूमतें। फिर पीपल्स पार्टी आई, एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, वहाँ पीपल्स पार्टी भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन उनको भी बहुत सारे मसाइल थे। अदालती महाज उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी उनको चलने नहीं दिया, फिर जो उस वक्त जो नून लीग है उन्होंने भी चलने नहीं दिया, मतलब वो भी अदालती महाज के पीछे जो वो भी खड़े हमें नजर आते थे कहीं ना कहीं। फिर 2013 आ गया, 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो फिर इमरान खान साहब ने जब वो धरना और इस तरह का 2014 का धरना हुआ और वो हमें मुस्तकिल वो चलता रहा मामला 2-3 साल, फिर वो घर चले गए और उसके बाद खाकान अब्बासी साहब। इसी तरह 2018 में और 2022 में, अब 2024 में आ गया मामला। तो पिछले 25 साल 24 साल में अगर हम देखें तो कहीं पे भी अपोजिशन भी और हुकूमत भी एक मजबूत एक जमहूरी हुकूमत जिसको आप कहें वो नहीं बन सकी। मतलब ये है कि जो अपोजिशन है या हुकूमत है दोनों अपनी जो कोशिश करते रहे हैं कि वो उनकी स्पेस सिर्फ उनको जो मिलती रहे, वो जिस तरह मर्जी है मिले, वो उसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आवाम की फलाह के लिए अगर वो कहे कि वो बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हैं। रिसेंटली भी अगर आप देखें कि मैंडेट की बात होती है या इस तरह की बातें हो रही हैं, 8 फरवरी से ऑनवर्ड अभी तक कोई अपोजिशन और हुकूमत है ही नहीं है। मतलब वो जो स्टैंडिंग कमेटी की बात हो रही थी वो एक्टिव ही नहीं हुई। स्टैंडिंग कमेटी जो जिनका इतना बड़ा रोल है, फिर कानून साजी और दूसरी चीजें, सारी चीजें कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बस एक वन साइडेड ट्रैफिक में चल रही है, वो चलाई जा रही है। कोई अपोजिशन और हुकूमत का आपस में मेल जोल ही कोई नहीं। 2018 में भी इमरान खान साहब ने बहुत, शहबाज शरीफ साहब ने कहा उनको कि कोई मिसाके जमहूरियत मिसाके मईशत कोई करते हैं ताकि मईशत आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने भी अपोजिशन से बात बिल्कुल नहीं की। अब उस वक्त की अपोजिशन को वैसे मैं एक क्रेडिट दूंगा, उन्होंने किए जुलूस किए, एहतजाज किए, लेकिन उन्होंने उस वक्त थोड़ी सी स्पेस दी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को कहा कि हम चलने के लिए तैयार हैं।
पीपल्स पार्टी भी उस वक्त अपोजिशन में थी और जो आज की जो नून लीग है वो भी अपोजिशन में थी, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं की। अब भी जो सिनेरियो है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में बात कर ही नहीं है, क्यों? हमारा मौजू है कि अवाम की तवक्कुआत क्या है और अपोजिशन का किरदार क्या है। अवाम की तवक्कुआत तो वही रोटी कपड़ा मकान और जो उसके रोजमर्रा के मामलात हैं, सेहत है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो उसके रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसके मामलात हैं। तो पिछले 24-25 साल में इकोनॉमी भी देख ले तो कहाँ पे हम कहाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मुश्किल है एक आम आदमी की आज जो है वो हमारे माशरे में वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है कि निज़ाम भी बेहतर नहीं हो पाएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, एक और अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करनी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस के मौके पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भर में खिताबात किए। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ शहरों में स्टेज सजाए गए थे। वीडियो लिंक उनका खिताब मुख्तलिफ जगह जारी रहा और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो एक्टिव थे, लेकिन सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब हमें उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आए और कोई पैगाम उनकी जानिब से उस तरह नज़र नहीं आया। कुछ अहम मौज़ूओं पर बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की, जिसमें से उन्होंने कहा कि किसी सूबे में जो मौजूदा सियासी गुफ्तगू चल रही है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि किसी सूबे में गवर्नर राज और सियासी जमात पर पाबंदी के हामी नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से लाना पड़े या लाठी से लाना पड़े, मामलात को सही समत में लाना होगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मुश्किलात हैं उसमें 2008 के इलेक्शन में उन्होंने जो है वो इलेक्शन जीता, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2013, 2018 और जो 2024 में इंतखाब हुए, पंजाब के अंदर वो कोई स्पेस नहीं बना पाए उस तरह की कि जो उनको फ़ायदामंद साबित होती। लेकिन हाँ, 2024 में उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत बेहतर पोजीशन दिखाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगता भी ऐसे है कि पंजाब ही फोकस है। हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब पार्टी को लीड किया तो उसमें यकीनी तौर पर कुछ मुश्किलात उनके सामने आई होंगी, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो किरदार था वो सदर ममलिकत जब पहली दफ़ा बने 2008 में, वो उससे पहले और उसके बाद वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार था। उनकी शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हमने देखा उनकी शख्सियत में मज़ीद ठहराव आया जब वो सदर बने और इसी तरह पीपल्स पार्टी का किरदार जो था वो उनके सदर ममलिकत बनने के बाद भी तब्दील हो गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या पीपल्स पार्टी को इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं या पीपल्स पार्टी क्या देख रही है कि वो किस तरह आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन में नहीं है, वो हुकूमत की इत्तेहादी है और ये दूसरा एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। इससे कबल पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह की, उसमें वो हुकूमत के इत्तेहादी रहे, उसमें तो वजारतें भी रही, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे और हमने देखा कि पूरी दुनिया के उन्होंने दौरे किए। और दूसरी जानिब इस वक्त जो इंतखाबात हुए उसके बाद पीपल्स पार्टी सिर्फ इत्तेहादी है, वो खुलकर उस तरह हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकती, लेकिन वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की तनकीद करती रहती है। वो शायद पॉलिटिकल स्पेस गेन करने के लिए ही करती रही हो। तो क्या इससे पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तरह की खामोशी उनको रखनी पड़ती है वो जब इत्तेहादी है हुकूमत के। राव साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से एक पुरानी सियासी जमात है, जमहूरी सियासी जमात जिसको कहा जाता है, जिसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। ये एक सियासी जमात है जिसने अपने लीडरान को कुर्बान किया इस सियासत के अंदर। और आप कैसे देखते हैं उनके इस किरदार को और आपको क्या लगता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हवाले से आसिफ अली ज़रदारी साहब कह चुके थे कुछ अर्सा कबल, 1-2 साल कबल उन्होंने कहा था कि बिलावल अभी सीख रहे हैं, लेकिन क़यादत इस वक्त बिलावल साहब के हाथ में है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक रोड मैप बना लिया है और वो उस पर काम कर रहे हैं, और वो रोड मैप आपको क्या लगता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है रोड मैप पीपल्स पार्टी के लिए। पहले हम देख लेते हैं उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं पीपल्स पार्टी के, भुट्टो साहब से लेके बिलावल भुट्टो तक इवन वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स उसके जो जमहूरी साख के हवाले से और उनका जो अवामी स्टैंड, जो अवाम के हक़ में स्टैंड और अवाम की बेहतरी के लिए स्टैंड जो उनका रहा है, वो बहुत ही कह लें कि एक आउटस्टैंडिंग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन आई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उसके बाद हुकूमत पीडीएम की बनी, उस वक्त से जिस किस्म की हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया है और अभी तक जो चल रहा है, उससे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, चाहे हुकूमत में है या नहीं है मरकज़ में, लेकिन उसका हिस्सा है।
तो वो उसकी सियासी साख को बड़ी ज़िक पहुंच रही है उससे। तो बिलावल साहब गाहे बागाहे कोशिश करते हैं कि उस तासर को ज़ायल किया जाए, जो नुकसान हो रहा है उस हुकूमत के इक़दामात से, उस तासर को ज़ायल करने के लिए वक्तन फ़क्तन बयान शान कोई ना कोई देते रहते हैं। वो नौजवान है, मुस्बत सोच के हामिल हैं, वो बड़ा सियासी जो थोड़ी सूझबूझ भी उनकी नज़र आती है गुफ्तगू में, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं मामलात को पाकिस्तान के। लेकिन मसला ये है कि जो सियासी मुखासमत इस वक्त है मुल्क के अंदर, वो उसमें फंसते चले जा रहे हैं। वो उनको उसमें फंसने से बचना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पीटीआई के हवाले से चीज़ें हैं, ये सारा उनको ये मौका है, ये एक कह ले कि पीरियड उनके पास ऐसा आया है कि वो उसमें उनके पास हुकूमत का बोझ भी नहीं है, ज़िम्मेदारी भी उस तरह से नहीं है फेडरल में, उनके इल्ज़ाम भी उस तरह से हम डायरेक्टली उनको नहीं दे सकते, हिस्सा ज़रूर हैं वो किसी ना किसी तरीके से, सपोर्ट कह ले एक दी हुई है गवर्नमेंट को उन्होंने। लेकिन ये टाइम ऐसा है जिसमें वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म करके, उसको बेहतर तंजीम साजी करके, बेहतर लोगों के साथ वो उसको बेहतर करने की कोशिश करें। क्योंकि हिस्टोरिकली पंजाब और केपी में उन्होंने जो फुट होल्ड लूज़ किया है, वो सारी लॉट जो है वो पीटीआई की तरफ गई है। ठीक है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि इनकी एक नज़रियाती इख्तलाफ था, जनरल ज़िया से शुरू होता है, जो नज़रियाती इख्तलाफ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब नवाज शरीफ साहब बन गए, और वो एक नज़रियाती इख्तलाफ जो है वो वर्कर्स में सरायत कर गया था। जब आपने कंप्रोमाइज़ किया नून के साथ, तो उसके बाद वो वर्कर डिसहार्ट हुआ। आप 97 के इलेक्शन में आप देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। फिर आप आगे आते हैं 2008 में जब हुकूमत बनती है, तो एक दफ़ा फिर उनको ज़िक उठानी पड़ती है PMLN के हाथों, तो फिर उनका वर्कर मज़ीद नाराज़ होता है। फिर आप जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो वर्कर कहता है कि जी पीपल्स पार्टी शायद उस तरह से हमारे अब हक में नहीं है, या हमारा फ़ायदा इसमें नहीं है, तो वो अपनी हमदर्दियाँ उनकी तब्दील होना शुरू होती हैं, और वो पूरा जो वोट बैंक है वो पीटीआई की तरफ चला जाता है। तो वो उसको वापस कैसे लाया जाए, किस तरह कोशिश की जाए, किस तरह से उसको लाया जाए, उसमें एक तो मेरा ख्याल इदराक है पीपल्स पार्टी को भी कि वो ये सियासी साख के हवाले से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उन पर, वो सिंध में 16 साल से हुकूमत में है, वो एक ऐसा वहाँ मॉडल क्रिएट कर सकते हैं जो ये साबित करे कि ये एक अवामी हुकूमत है, ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उस मॉडल को बुनियाद बना के वो पंजाब और केपी में अपना असर और रसूख बढ़ा सकते हैं, अपनी आवाज़ को तवाना कर सकते हैं, वहाँ पे सियासी तौर पे अपनी स्पेस गेन कर सकते हैं अगर वो इसमें कोशिश करे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसमें उनके साथ जो है ना, जो विरासत इनकी बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, जुल्फ़िकार भुट्टो से लेके यहाँ तक। और ये बात भी हकीकत है कि जो भी इल्ज़ामात लगते रहे आसिफ ज़रदारी साहब पे या बाकी इनके जो करप्शन के हवाले से, लेकिन सियासी और जमहूरी उनके स्टैंड के, असूली स्टैंड के हवाले से बहुत कम उनके सवाल उठाया गया। अभी आके ये मसला पैदा हुआ जब वो इस PDM का हिस्सा बने हैं। अभी उनके पास ऐसी लीडरशिप है, कमरुज़्ज़मान कायरा हैं, इत्तेज़ाज़ हसन साहब हैं, नदीम अफजल चंद हैं, शेरी रहमान है, रज़ा रब्बानी जिनका तजर्बा भी है, जमहूरी क्रेडेंशियल्स भी उनके बड़े तगड़े हैं। उनको साथ रख के एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि पीपल्स पार्टी की जो खोई हुई स्पेस है, जो उन्होंने लूज़ किया है, उसको वापस हासिल किया जाए। लेकिन ये अपहिल टास्क होगी, क्योंकि जिस किस्म का निज़ाम इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, उसमें बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन में जाए बगैर वो ये सियासी अपनी स्पेस वापस हासिल नहीं कर सकते। और एक आखिरी बात, बिलावल साहब ने जो बात की है PTI के हवाले से, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। उनको PTI के साथ गवर्नमेंट नहीं भी करती, उनको डायरेक्टली एंगेज करना चाहिए, उनको टेबल पे बिठाएं, अपने साथ बिठाएं, गवर्नमेंट को छोड़ दें, अपने साथ बिठाएं, उनसे डायलॉग करें, क्योंकि वो कुछ देने के तो नहीं है ना, उनको मजबूर किया जा सकता है कुछ देने पे, क्योंकि उनके इख्तियार में नहीं है। लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिकल डायलॉग बिलावल भुट्टो अगर PTI के साथ ओपन करते हैं, मेरा ख्याल है उनकी अपनी सियासी साख के लिए भी और मुल्क के लिए भी और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी, सियासी इस्तेकाम की जिसकी वो बात करें, उसके लिए बहुत अहम स्टेप हो सकता है। और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी। नजमुल साकिब साहब, जो राव साहब बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इस बुनियाद पर कि वो सिंध के अंदर कोई रोल मॉडल बनाए तो उससे पंजाब में वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा? हकीकत पसंदाना लग रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा जिस पोजीशन पर पीपल्स पार्टी मौजूद है,
इसमें सबसे अच्छा रोड मैप उनके लिए क्या हो सकता है, या सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी? क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, कि वो तनकीद तो नहीं कर सकते हुकूमत की, और आखिर में जब इलेक्शन में जाएंगे, जब भी होता है, तो ये बर्डन उन पर भी आएगा। मुझे लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने अपना रोड मैप ना सिर्फ बना लिया है, बल्कि उस पे अमल दरामद भी शुरू कर दिया है, चुपके आराम आराम से। मैं वो क्यों कह रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनके पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिसने बरस हा बरस हो गए हमें ये बताया कि उनकी बात जो है वो गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि उनको किसी वजह से सियासत की बारीकियों का बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पता है। और वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो बिल्कुल ज़िंदा हैं, होश में हैं, और उसके बाद सेहतमंद हैं। और जाहिर है कि उन्होंने जब इसको बिलावल को फील्ड किया सियासत में, तो उस वक्त से लेके अब तक और अब से लेके आइंदा मकसद ये है कि उनको आपने वज़ीर आज़म बनाना है। देखिए, कल जो इन्होंने बातें की ना, मुझे कुछ उसमें चेंज नज़र आए, जो मैं क्विकली बताऊंगा और उसके बाद अपना तज्जिया देता हूं। जी, पहली बात तो ये है कि जो एक तदब्बुर होता है ना किसी सियासी लीडर में दुनिया भर में कहीं पे, वो बड़ा ज़रूरी होता है। ये हाथ इस तरह से लंबे लंबे करके यूं करना, माइक को पीछे करना, ये इलेक्शन में चलता है। कल जो मुझे तदब्बुर नज़र आया इनका, ये जो हमारे जरदारी साहब हैं, तो मुझे एक होप नज़र आई। हाँ, मुझे वो एक होप नज़र आई कि इनको किसी ने समझा दिया है कि जब आप यानी आवाम से बात करते हैं और माइक आपके सामने है, तो चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये गुज़िश्ता दिनों के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला था, उसके अंदर हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में या तमाम सियासी पार्टियों के अंदर जो इत्तेफाक राय पैदा करने में हुकूमत तो नाकाम हुई थी, फिर पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका क्रेडिट भी लिया फिर कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कि वो हमें पेश नज़र आए और उन्होंने वो टारगेट अचीव करवा भी लिया जिस तरह वो चाहते थे, और तमाम अपोजिशन की जमातों से मुशावरत करके करवा लिया। तो आपको लगता है कि स्लो एंड स्टडी दे आर वर्किंग, और इससे यकीनी तौर पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हो रहा है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान होगा, और अगर पीपल्स पार्टी स्ट्रांग होती है तो नून लीग को इसका नुकसान होगा? तो ये इदराक इस्लामाबाद के अंदर पाया जाता है, और पीपल्स पार्टी की अप्रोच क्या आप देख रहे हैं वहाँ पे? एक तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी बड़ी एक हिस्ट्री है जमहूरियत और जमहूरी रवायात के हवाले से, खास तौर पर उनके जो मतलब दो लीडर जो है उन्होंने कुर्बान किए हैं खास तौर पर, तो ये अलग थलग करते हैं उनको। जो राव साहब ने बताया कि बहुत आगे आकर चीजें जो है वो ऊपर नीचे हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, और लेकिन एक क्रेडिट उनका ये भी है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते हैं, वो जो 18वीं तरमीम है वो कराने में उनका बड़ा रोल रहा है, और वो जो सूबों में इख्तियारात तकसीम किए गए और इस तरह सारा मामला, तो उस तनाजुर में अभी रिसेंट पास्ट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको रोल मॉडल ही उनको पेश करना पड़ेगा सिंध की 15 साल हुकूमत या 16 साल की हुकूमत को, क्योंकि जब से वो पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ आए हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये बात करते हैं, मुख्तलिफ बातें उन्होंने की। एक बात आप देखें ना, उन्होंने ये की कि जो किसान के हवाले से ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, और किसानों के हवाले से जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही हैं वो उनका माशी कत्ल है, और हम इस किस्म की पॉलिसीज की मुखालफत करते हैं। मतलब इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले दिनों ये कहा था कि ये इन्होंने वीपीएन लगा दिया और इंटरनेट वो जो एक्स बंद किया, और इस तरह हमसे पूछते तो हम इसमें अलग से मशवरा देते, या उन्होंने जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बात की थी। और भी जो उनकी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट ये आई कि वो गवर्नर राज और जो पाबंदी है पार्टी पर उसके लगाने के हक में नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो यकीनी तौर पर ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलग से एक पहचान है। जब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट में वो बैठे हुए हैं, ओहदे उनके पास हैं, तो ये तासुर जाता है कि वो बस जामी हो गए हैं, जो हुकूमत कहेगी वही पीपल्स पार्टी है, और जो हुकूमत जिसके डिनाई करेगी वही पीपल्स पार्टी का मौका है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलग से अपनी एक पहचान कायम रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन कबल वक्त भी हो सकते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे उनको इंडिपेंडेंट हैसियत में अवाम के पास जाना पड़ेगा,
केपी और पंजाब, सिंध में तो चले वो उनको वोट मिल रहा है पिछले काफी टाइम से, लेकिन केपी और पंजाब में अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जहां तक बात है पीटीआई की, उसके हवाले से अभी रिसेंटली जो आसफा भुट्टो है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि अगर कोई जो है वो अपनी जिंदगी के खतरात के हवाले से अगर लीडर खुद खदशात का इजहार करता है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए। ये उन्होंने ग्लोबल विमेन फोरम है दुबई, वहां पे अरब मीडिया से बात करते हुए ये उन्होंने बात की। तो ये मेरा ख्याल है ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। उसका बेशक असर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी बात आना गवर्नर राज के भी खिलाफ है, पार्टी पाबंदी के भी खिलाफ है, और जो वो खदशात का इजहार कर रहे हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चाहती है, क्योंकि 8 फरवरी जब 9 फरवरी को इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे तो 10 फरवरी को मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी, जो बैकडोर राब्ते भी हुए थे पीटीआई से कि अगर आप जो है वो विलिंग हो तो आए, हम बैठकर गवर्नमेंट जो है बना सकते हैं। तब से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी की कोशिश है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को एक चीज जो है वो शायद समझ आ रही है कि अगर पीटीआई के साथ हम गए तो बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम भी बन सकते हैं। तो वो जरदारी साहब का जो ख्वाब को बिलावल को मैंने वजीर आजम बनाना है वो ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो ये उनको शायद इस चीज का अंदाजा कहीं ना कहीं से है। लेकिन दूसरी जानिब जो पीटीआई है या इमरान खान साहब हैं खास तौर पर, उनकी जानिब से ऐसी कोई बात अभी तक मैंने नहीं सुनी रिकॉर्ड पे कि उन्होंने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के करीब जाएंगे। लेकिन सूरत हाल बदलती रहती है। रिसेंटली उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी थी कि हम मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते, और जो सियासी जमातें हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखते हैं और मुज़ाकरात जो है वो दूसरी जानिब चलते रहते हैं। तो पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है उसके अंदर जो एक तब्दीली आई है उसके बयानात या उसके हवाले से, और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज के साथ मुखालफत की, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं आगे चलकर पीटीआई के करीब हो सकती है। लेकिन पीटीआई का रिस्पॉन्स क्या होगा ये देखना होगा। नाज़रीन, तमाम क्रिकेट फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलेगा। तो इस तरह लग रहा है कि एक नया प्लान मुरतब दिया जा रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान तो नहीं आएगा और शायद पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए। अब ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसका एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया अगर पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा और फिर दोनों के लिए न्यूट्रल वेन्यूज़ का इंतखाब किया जाएगा। रजू साकिब साहब, ये जो नया हाइब्रिड मॉडल सामने आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आप क्या राय रखते हैं? ये क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत देखते हैं आप? इसमें हमारी डिप्लोमेसी में, सिफारतकारी में एक सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये फार्मूला अडॉप्ट हो जाता है और इस पर अमल हो जाता है तो पाकिस्तान अपनी इज्जत की हिफाजत करता है, इंडिया भी अपने उस पर डटा रहता है। लेकिन बीच का एक रास्ता ये है कि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे अगर वो इंडिया में हो रहे हैं तो पाकिस्तान कहेगा जी दुबई में खेलेंगे अपना हिस्सा। इसी तरह से अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो इंडिया इधर नहीं आना चाहता तो चले जी दुबई में खेल रहे हैं। इसमें 2-3 अच्छी बातें भी हैं। पहली अच्छी बात यह है कि ये इस मसले का हल हुआ क्योंकि जो उनका स्टैंड पॉइंट है ना जी कि वो 26/11 हो गया और 2008 में ये हो गया और फलाना ये वो अब सारा ख़त्म हो गया है। वो किस्सा ही ख़त्म हो गया है, सियासत ख़त्म हो गई। अब सीधा सा है कि प्रैग्मेटिक होके, प्रैक्टिकल होके। जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है वो ये कि इसके बाद, इस फार्मूले तय होने के बाद अब एक राह खुली है कि अगर आईसीसी इवेंट्स के लिए पाकिस्तान और इंडिया दुबई में खेल सकता है तो बायलैटरल सीरीज के लिए भी तो खेल सकता है ना। फिर क्या मसला रहेगा? उससे ये होगा कि क्रिकेट फलेगी फूलेगी। और आप जानते हैं, आपके लाखों देखने वाले जानते हैं कि फुटबॉल के, सॉकर के कुछ मैचेस छोड़ दें तो सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच में होता है। तो मुझे तो इसमें खुशखबरी नजर आ रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी वो जो मुझे खुशखबरी नजर आई है कि पहली दफा मैंने देखा कि पाकिस्तान ने अपना पुट फुट डाउन किया और जब ये कहा कि हम अपनी इज्जत सबसे पहले, तो उसको करके दिखाया। राव साहब, आपको क्या लगता है? एक चीज़ ये कि एक पॉलिटिकल प्रेशर है इंडिया पर, इंडियन बोर्ड पर, तो 3 साल के लिए अगर ये मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद ये भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि वो पाकिस्तान आकर खेलें और फिर हम भी खेलने चले जाएंगे। देखिए, 3 साल के बाद की सिचुएशन तो ये हो सकती है, लेकिन इन 3 सालों में मुझे होता नजर नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान के
जो चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आप देखते हैं जो मौक़िफ़ अपनाया भारत ने, अब भारत के अंदर से बहुत सी तवाना आवाज़ें उसके खिलाफ उठना शुरू हो गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैं कहता हूँ कि है कि भारत के अंदर से भी लोग ये कह रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है कि ये क्या तरीका है कि पाकिस्तान भारत में आके खेल लेता है और भारत की सारी टीमें जाके पाकिस्तान में खेल लेती हैं सिवाय उनकी क्रिकेट टीम के, नेशनल क्रिकेट टीम जो है। तो क्या उसमें प्रॉब्लम क्या खेलने में? तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये 3 साल के लिए मेरा ख्याल है हो जाएगा। 3 साल के लिए जो हमने प्रपोजल दी है कि हम जितने भी टूर्नामेंट हैं वो हम, क्योंकि अगले 2 टूर्नामेंट आ रहे हैं वहाँ पे, हमारे विमेन टूर्नामेंट भी आ रहा है, बल्कि 3 आ रहे हैं। T20 चैंपियनशिप आ रही है, फिर अगला बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। तो उसमें ये हो सकता है। जहाँ तक बामी आपस की सीरीज़ की बात है, वो बुद्धि के होते हुए तो मुझे नज़र नहीं आती, उसके बाद शायद पॉसिबल हो। साकिब बशीर साहब, हमने जब श्रीलंका पर अटैक हुआ क्रिकेट टीम पर, तो हमने उसके बाद देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह रिवाइव किया अपने क्रिकेट को। ख़ास तौर पर हमने देखा कि जब टीम्स आना शुरू हुई पाकिस्तान, तो उनके कुछ मेन प्लेयर्स नहीं आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फुल फ्लैज टीम्स पाकिस्तान आती हैं। और पाकिस्तान में मुझे बड़ी खुशी है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडिया के अलावा बाकी टीमें आएंगी, इंडिया भी आ जाती तो बेहतर होता। अब ये 3 साल मुआहदा है, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया आराम से मान जाएगा, पाकिस्तान की ये बात या ये तजवीज़? मेरा ख्याल है ये तो कम से कम का मामूल है ना, ये तो बिल्कुल मानना चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल जबरदस्त स्टैंड लिया है कि ये अगर आप नहीं आते तो ठीक है, हम भी नहीं आएंगे, बात खत्म। इससे पिछले आप 3-4 साल 5 साल देखे ना, पाकिस्तान मतलब गया है, खेला है उनके पास। उसकी वजह यही थी ना कि हालात जो है वो रूटीन में आ जाए। पाकिस्तान में पूरी दुनिया आके खेल रही है और भारत को क्या मसला है? वो सारे सियासी बुनियादों पर सारा कुछ करते हैं। अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था खबर कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में जो है वो किसी ने लिया ही नहीं है। क्या वजह है? हसीना वाजिद का फैक्टर है, उसकी वजह से जाहिर लग रहा है कि उन्होंने IPL में ही नहीं लिया। तो वो क्रिकेट को भी पूरी सियासत के साथ साथ जो है वो चलाते हैं। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया फीडबैक के हवाले से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।